देश के सबसे भरोसेमंद चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। 21 अक्टूबर को केदारनाथ जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केदार धाम में पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे और 21 शाम को बद्रीनाथ की तरफ भी रुख करेंगे पीएम मोदी। तो ये 2 दिन का उत्तराखंड दौरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपको बता दें केदारनाथ धाम उनकी ओर से वो जाएंगे और साथ साथ बद्रीनाथ धाम भी वो दर्शन पूजन करने पहुंचेंगे। और हमने इससे पहले भी देखा है कि किस तरीके से लगातार शिव भक्ति में लीन रहे हैं केदारनाथ। इससे पहले कई बार जा चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 21 की शाम को बद्रीनाथ के दर्शन भी करने वो जाएंगे। यानी कि 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखा था और इससे पहले भी केदारनाथ भी पीएम जा चुके हैं और एक बार फिर से केदारनाथ का दौरा करेंगे पीएम मोदी। और अब खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से, जहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। बाढ़ में सड़क बह जाने की वजह से लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। बारिश की वजह से राप्ती नदी उफान पर है, जिससे रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुस गया। बारिश और बाढ़ के बाद तबाही का ये वीडियो सामने आया उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से। सैलाब की वजह से कहीं सड़क बह गई तो गांव में भी बाढ़ की विनाश लीला देखने को मिली। गांव में तो नाव चल रही है तो लोगों ने सड़कों पर लिया सहारा। बारिश और बाढ़ ने यहाँ ऐसी तबाही मचाई कि लोग त्राहिमाम करने लगे। गांव में पानी घुस जाने की वजह से लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर सहारा लेना पड़ा। इन लोगों के घर में रखा सारा सामान बारिश और बाढ़ की भेंट चढ़ गया। लोगों को बाहर निकालने के लिए नाव चलानी पड़ी तो कुछ लोग पैदल ही जरूरत का सामान लेकर गांव से बाहर निकलते नजर आए। हमारे पूरे जनपद में 114 गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं और करीब 1 लाख लोग हैं जो किसी न किसी तरीके से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। हालात ये हैं कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात करनी पड़ी। यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी इलाके का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन और बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने के भी निर्देश दिए। तो बाढ़ और बारिश से लोग बेहद परेशान है। मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। सीधे ले चलते हैं आपको श्रावस्ती, जहां पर मेरे सहयोगी अमित लगातार बने हुए। अमित, कैसे हालात है श्रावस्ती के? देखिए, थोड़ी देर पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उन्होंने श्रावस्ती का जायजा लिया, बाढ़ ग्रसित इलाकों में, बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने जायजा लिया और इसके बाद उससे पहले वो बलरामपुर गए थे। बहराइच थोड़ी देर में वो पहुंचने वाले हैं। मैं आपको तस्वीरें साफ तौर पर यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरीके से मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ ये जो पूरा इलाका है, ये दर्जनों ऐसे गाँव हैं जो कि बाढ़ की चपेट में है। पिछले 4 दिनों से यहाँ पर बाढ़ की चपेट में है और देखिए किस तरीके से लोग अपने रोजाना जरूरी सामान जो होता है घर में इस्तेमाल करने वाले, चाहे वो मवेशियों के लिए चारा हो या खुद के लिए सब्जियां, दूध वगैरह लेने के लिए लोग 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर सफर करने के बाद वो बाहर मेन रोड पे आते हैं, क्योंकि जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो भी लगातार मुहैया कराई जा रही है। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर जायजा समीक्षा बैठक कर रहे थे। आज सुबह भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की थी। तो आप देख सकते हैं कि कई ऐसे भी लोग हैं जो दूर दराज गांवों से आते हैं देखने के लिए कि किस तरीके से बाढ़ प्रभावित इलाके में पानी कहां तक बढ़ा है। राहत की बात यह है कि जिस तरीके से रोजाना हम कुछ दिनों से देख रहे थे कि मूसलाधार बारिश हो रही थी, कभी तेज बारिश हो रही थी, तो वहीं आज तेज धूप खिली हुई है। ये थोड़ी राहत की खबर है, लेकिन तस्वीरें आपको हर एक चीज बयां कर रही है कि किस तरीके से दर्जनों गांव के लोग जो हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में परेशान है। कई ऐसे लोग इसके अलावा ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि श्रावस्ती में मौजूद कई बस्तियां देखिए किस तरह से त्राहिमाम कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में इस वक्त देखिए बारिश भले ही रुकी हुई है, लेकिन तबाही का वो खौफनाक मंजर नजर आ रहा है, जहां पर खुले आसमान के नीचे ये बेबस जिंदगियां सिसक रही हैं। और
और यूपी के बहराइच में भी बाढ़ और बारिश से लोग बेहद परेशान हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा गांव बाढ़ के पानी में डूब गया है, जिसकी वजह से लोग अब गांव छोड़ते हुए नजर आए। यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गांव है, 1.5 किलोमीटर से ज्यादा भी, और नदी जो है वो 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं जैसे जैसे अंदर जाऊंगा वैसे वैसे ये पानी यहाँ पर बढ़ता जाएगा। मैं एक बार कहूंगा कि एक वाइड तस्वीर दर्शकों को मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएं कि किस तरीके से इस पूरे एरिया को, इस पूरे इलाके को, इस पूरे तहसील जलमग्न है और यहाँ के लोग किस तरीके से परेशानी में, किस तरीके से वो अपने गांव से निकलकर सड़क के तरफ जा रहे हैं। तकरीबन ये 5 के पास का, नदी के पास का, जहां पर इस तरीके से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और जहां पर इस वक्त मैं चल रहा हूं, ये दरअसल ये सड़क, इस सड़क का रास्ता है। लोग यहाँ पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर यहाँ पर चला करते थे, लेकिन आज की तारीख में यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर चलना काफी ज्यादा मुश्किल है। आप लोग का गांव कहाँ पे है? बाजबरवा अखरा बाजबरवा। कितना दूर है यहाँ से? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर से आप लोग ऐसे ही पैदल आ रहे हैं? हाँ, पैदल आ रहे हैं। पिपरिया है हमारा। आपका पिपरिया गाँव है? कितना दूर है यहाँ से? 7 किलोमीटर। तो पैदल 7 किलोमीटर पानी में आए हैं सर। परिवार के लोग कहाँ हैं? परिवार के लोग सब घर पे भूखे पड़े हैं। भूखे पड़े हैं। खटिया स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग परेशान हैं। जरा मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अनिल से बोलूंगा कि दूसरी तरफ का जरा तस्वीरें दिखाएं कि दूसरे तरफ भी किस तरीके से लोग जो हैं इस बाढ़ के पानी में अपने गांव से बाहर निकल रहे हैं। तो अक्टूबर में आफत की बारिश की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की क्या स्थिति है वो आपको दिखाते हैं। जी हाँ, सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में बारिश का बेहद असर हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश के 1370 गांव ऐसे हैं जहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। और यूपी के बलरामपुर जिले की अगर बात करें तो बलरामपुर जिले के 287 गांव में पानी भर गया है। वहाँ दूसरी तरफ सिद्धार्थनगर की बात करें तो सिद्धार्थनगर के 129 गांव पूरी तरीके से दरिया बन चुके हैं। इतना ही नहीं, एक कदम आगे बढ़ेंगे तो गोरखपुर के 120 गांव ऐसे हैं जहां पर चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा और यहां भी बाढ़ जैसे खतरनाक हालात हैं। और इसके अलावा श्रावस्ती के 114 और गोंडा के 110 गांव प्रभावित हो चुके हैं। बहराइच की बात कर ले तो बहराइच के भी 102 गांव और बाराबंकी के 82 गांव पूरी तरीके से प्रभावित हैं। साथ ही यूपी में पिछले 24 घंटे में 6 लोगों को अपनी जिंदगी तक गंवानी पड़ चुकी है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली की बात करें तो आसमानी आफत ने लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जिंदगी बेबस होती हुई नजर आ रही है। और आपको बता दें, अस्त व्यस्त सब कुछ पड़ा हुआ है। बेमौसम बारिश की सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ी है। मूसलाधार बारिश की वजह से खेत में खड़ी किसानों की तैयार धान की फसल खराब हो गई। बरेली में बीते कई दिनों से हो रही बारिश ने किसानों को खूब रुलाया। आखिरकार बारिश थम गई और मौसम साफ हो गया, लेकिन बारिश अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गई है। खेत के खेत जलमग्न हो गए और धान की फसल बिछ गई। वहीं किसान अपनी बर्बादी का मंजर देखकर खून के आंसू रो रहे हैं। सूखे में हमने इतनी मेहनत से धान की खेती की थी, बहुत ही ज़्यादा परेशानी थी और कर्ज ले लेके हमने लोगों से अपने धान पाले थे, और ये बेमौसम की बरसात में देखिए हमारे धान उन सब डुबो दिए हैं। दरअसल बेमौसम और तेज बरसात होने से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। बरसात से किसानों की हजारों एकड़ फसलें जलमग्न हो गईं। सबसे ज्यादा नुकसान धान की फसल को हुआ। इसके अलावा मिर्च और उड़द की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। अब किसान राज्य सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां भारी बारिश की वजह से करीब 20 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। और आपको बता दें, सीएम योगी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे भी किया और नुकसान का जायजा लिया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो आसमानी आफत की वजह से हुए हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौत पर गहरा शोक भी जाहिर किया और उन्होंने मारे गए लोगों के परिजनों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।
और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बाढ़ के पानी में एक रिक्शा चालक समेत एक महिला, 2 बच्चे बह गए। इस घटना का वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला अपने 2 बच्चों के साथ नेपाल के बहादुरगंज अपने ससुराल अपने घर जा रही थी, जब वो इस हादसे का शिकार हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया। यूपी के कई जिलों में बाढ़ से हालात खराब हैं। जिधर नजर जाए पानी ही पानी दिख रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया है। सिद्धार्थनगर में बाढ़ के पानी के तेज बहाव में एक रिक्शा चालक समेत एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ बह गई। रिक्शा चालक महिला और 2 बच्चों को नाला पार करा रहा था। पानी के तेज बहाव को देखकर कुछ लोगों ने उसे पानी के अंदर जाने से मना किया, लेकिन उसने लोगों की बात नहीं मानी और पानी के तेज बहाव में रिक्शा लेकर आगे की ओर बढ़ गया और बीच सैलाब में रिक्शा बह गया। घटना को देख वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। घटना डेबरुआ थाना क्षेत्र के रमनगरा की है। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है। और उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के बागेश्वर से भी दिल दहला देने वाला एक ऐसा वीडियो सामने आया, जहां पहाड़ों के बीच बना एक मकान चंद सेकंड में यानी कि पल भर में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया है। इस घटना के बाद लोगों में दहशत बनी हुई है। पहाड़ों पर बारिश के बाद आफत मची हुई है। बागेश्वर से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक मकान में पहले दरारें पड़ती है और फिर धीरे धीरे देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ये मकान ढह जाता है। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें मकान में लगी ईंटें पहले एक एक कर धीरे धीरे गिरती नजर आईं, लेकिन चंद सेकंड में ही पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। बताया गया कि बागेश्वर जिले में हो रही भारी बारिश की वजह से पहाड़ के दरकने का खतरा मंडरा रहा है, जिस वजह से ये घटनाएं हो रही है। तो भारी बारिश और बाढ़ के चलते देश के कई राज्य इस वक्त त्राहिमाम कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की तरफ रुख करें तो भारी बारिश से यहां भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। और आपको बता दें, लगातार बारिश की वजह से गांधीनगर बाजारपेट इलाके में तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। साथ ही सड़कें दरिया में तब्दील हो चुके हैं। कुछ हिस्सों में तो जबरदस्त जलभराव से लोग बेहद परेशान हैं। कई दिनों से हो रही तेज बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। कोल्हापुर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार बारिश की वजह से गांधीनगर बाजार पेठ इलाका पानी पानी हो सड़कें बंद हो गए, जिससे लोगों को अपने वाहनों को पैदल खींचकर ले जाना पड़ा। बाजार में कई दुकानों में पानी घुस गया। बारिश के बाद आसपास के नदी नाले उफान पर हैं। कई हिस्सों में जबरदस्त जल भराव से लोगों को बाहर निकलने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो आपको बता दें, उत्तराखंड के कई इलाकों में हुई भारी बारिश और बर्फबारी ने लोगों की मुसीबतें यहां पर बढ़ा दी हैं। मौसम की मार केदारनाथ यात्रा पर भी पड़ी हुई है। यहाँ भारी बर्फबारी की वजह से आसपास की जो पहाड़ियां हैं, देखिए किस तरह से सफेद चादर में ढक गई, जिससे श्रद्धालु परेशानी का सामना भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। केदारनाथ से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें पहाड़ बर्फ से ढके नजर आए। भारी बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ गई। हालांकि बर्फबारी से केदारनाथ धाम की सुंदरता पर 4 चांद लग गए, लेकिन इससे श्रद्धालुओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बर्फबारी के बाद लोग अपने घरों में कैद हो गए। केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास मौजूद सभी मकान, दुकान और होटल बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। वहां के सभी रास्ते भी बर्फ में ढके नजर आए। आसपास की पहाड़ियों पर भी बर्फ ने डेरा जमा लिया। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ और दिनों तक उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में
बर्फबारी का अनुमान जताया है। तो पहाड़ों पर भी बारिश से आफत बढ़ती जा रही है और इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर नैनीताल से आ रही है, जहां भारी बारिश के बाद जमीन खिसकने की तस्वीर सामने आई। पहाड़ दरकने यहां पर लगे हैं। और आपको बता दें, नैनीताल हल्द्वानी हाईवे में पहाड़ी दरकने से वो बंद हो गया है और पहाड़ से बड़े बोल्डर और मिट्टी पत्थर हाईवे पर गिरने की वजह से हाईवे पूरी तरीके से बाधित हो गया है। तस्वीरें देखिए, सड़क के दोनों तरफ लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें देखी गई और ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं इस मुश्किल हालात को साफ साफ बयां करती हुई नजर भी आ रही हैं। जांच पड़ताल कर रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में कुछ लोगों ने बच्चा चोरी के शक में एक मां की जमकर पिटाई कर दी। लोग महिला पर लात घूंसे बरसाते नजर आए। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक आदमी महिला की गर्दन पकड़कर उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाता दिखाई दिया। महिला को इतना मारा गया कि वो जमीन पर गिर पड़ी और ये सब चल ही रहा था कि तभी एक आदमी वहां और पहुंचा और उसने भी लात घूंसों से हमला शुरू कर दिया। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग मामले को शांत कराने की कोशिश भी करते दिखाई दिए, लेकिन इन लोगों के समझाने का मारपीट करने वालों पर कोई असर नहीं हुआ और उस महिला की बेरहमी से पिटाई वो करते रहे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बताया गया कि जिस महिला की लोगों ने पिटाई की वो मानसिक रूप से कमजोर है। और बड़ी खबर हरियाणा के रोहतक से आ रही है, जहां पर एक कॉलोनी में भीषण सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। इस धमाके में 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इसके अलावा पूरा मकान खंडहर में तब्दील हो गया। इस धमाके की वजह से देखिए किस तरह से आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है, दरारें आई हैं। रोहतक के इस कॉलोनी में सुबह सुबह हादसा हो गया। एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और उसके बाद ये पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि दीवार लोग गंभीर हुए, जिन्हें पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। ये माने कि इतना तेज धमाका था कि ऐसे किसी ने मिसाइल छोड़ दी हो, इतना जबरदस्त धमाका था। ये गैस फटा है जी सामने वाले मकान के अंदर और 2-3 मकानों में काफ़ी दिक्कत आई है, मतलब दीवारें फट के दूसरे मकानों से टकरा गई हैं। हादसे के तुरंत बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची और यहां राहत बचाव का काम शुरू किया गया। ये हादसा कितना भयानक था, इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लोगों का कहना है कि इस हादसे में दूसरे मकानों में रहने वाले लोग भी घायल हुए हैं, जिन्हें पीजीआई में भर्ती कराकर उपचार करवाया जा रहा है। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन पर लगातार हो रहे रूसी हमलों के बीच G7 देशों ने एक बार फिर से यूक्रेन की ढाल बनने का ऐलान कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन की तमाम धमकियों को दरकिनार करते हुए कहा गया कि यूक्रेन को लगातार हथियारों की मदद की जाती रहेगी। और आपको बता दें, इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर पुतिन को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन सारे अनुमान गलत लगा बैठे हैं। सेना के पलवार ने पुतिन को इस कदर उकसाया है कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन के एक हमले का जवाब दे रहे हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ कभी भी टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब रूस को करारा जवाब देने के लिए G7 देशों ने नए तरीके से मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, इस दौरान बाइडेन ने एक बार फिर पुतिन पर बड़ा हमला बोला है। मुझे लगता है
कि पुतिन एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने यूक्रेन पर कब्जे को लेकर कई गलत अनुमान लगाए। क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले के बाद से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसी गुस्से की वजह से यूक्रेन में रूस की मिसाइलें लगातार भारी तबाही मचा रही हैं। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की की अपील के बाद G7 देशों की तरफ से उन्हें मदद का पूरा भरोसा दिलाया गया। Вже надано ще на сьогоднішні удари, то вже поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного, трохи затягне наше відновлення. उधर अमेरिका यूक्रेन में पुतिन के एक एक कदम पर अपनी नजरें बनाए हुए है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स वॉल के जरिए दिखाते हैं कि आखिर G7 देश किस तरीके से भड़के हुए हैं और G7 देशों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है कि आखिर रूस को किस तरीके से उन्होंने अपनी ओर से धमकी दी है। तो चेतावनी यहाँ पर लगातार G7 देश रूस को देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए रूस की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अटैक अंजाम। आगे बढ़ते हैं। G7 रूस पर बुरी तरह भड़का हुआ है। यूक्रेन को नए एयर डिफेंस सिस्टम दिए जाएंगे, यानी कि यूक्रेन की मदद यहां पर पूरी तरह से की जाएगी। इसके अलावा आगे बढ़े तो जानकारी आप तक ये भी पहुंचा दे, क्योंकि रूस को चौतरफा यहां पर घिरना पड़ रहा है। किसी भी कीमत पर यूक्रेन की मदद करते रहेंगे, यानी कि जो भी मदद यूक्रेन को चाहिए वो यहां पर G7 के देशों की तरफ से की जाती रहेगी। और साथ साथ आप देख रहे हैं किस तरीके से G7 देश तब से भड़के हुए हैं जब से लगातार रूस एक के बाद एक कई सारे अटैक अब तक यूक्रेन पर कर चुका है और रूस की जवाबदेही यहां पर निश्चित की जा रही है। साथ साथ नागरिक ठिकानों पर हमला करके अब एक तरीके से रूस ने वॉर क्राइम भी किया है। ये G7 जो देश है उनका ये कहना है। तो G7 देश लगातार अब यहाँ पर रूस से भड़के हुए हैं और किस तरीके से अब उनकी ओर से एक तरीके से कहा जा सकता है कि चेतावनी यहाँ पर दे दी गई है। तो जो बाइडेन का यूक्रेन को मदद देने का बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले पहले से भी ज्यादा भयानक रूप ले चुके हैं। और यही वजह है कि अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि वो यूक्रेन को युद्ध में हर तरह की मदद देता रहेगा। और साथ ही जल्द ही अमेरिका की तरफ से अमेरिका को एयर डिफेंस सिस्टम मिलने भी वाला है। दावा किया जा रहा है कि तब reports, the public reporting that Ukraine's air defense systems were effective in some of these cases. Of course, we want to continue to do everything we can to build up that capacity even further, because even one Ukrainian death from this sort of Russian attack is something that is the cause for great concern, cause for great regret. इतना ही नहीं, अमेरिका में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका लगातार यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की मदद जारी रखेगा। हम यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देने की योजना पर काम करते रहेंगे और इस बारे में जब भी कुछ ऐलान करने के लिए होगा तो हम वो करेंगे। जाहिर है यूक्रेन के लिए एक बार फिर अमेरिका समेत G7 देशों ने मोर्चाबंदी को तेज कर दिया, यानी युद्ध के मैदान से आने वाली तस्वीरें अब और डराने वाली हो सकती हैं, क्योंकि पुतिन लगातार ये बात कह रहे हैं कि यूक्रेन के मददगार देशों को रूस की सीधी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। का सबसे आगे पूरी डिटेल अब आपके सामने। और आपको बता दें जो लगातार यूक्रेन को सैन्य हथियार और मिसाइल मुहैया भी करा रहा है। आपको बताते हैं कि आखिर नेटो को कौन से वो देश हैं
और कितनी मदद उनकी ओर से लगातार यहां पर पहुंचाई जा रही है। सबसे पहले आता है अमेरिका, जो कि 4.44 लाख करोड़ रुपए, आपको बता दें, ये सहायता यूक्रेन को दी गई है और लगातार वो यूक्रेन का समर्थन भी करता आया है। और उसके बाद से तमाम जो इसके अलावा जो अन्य नेटो देश हैं, जर्मनी की अगर बात करें तो 3,500 करोड़ रुपए उसकी ओर से अब तक दिए गए हैं। 3,000 करोड़ फ्रांस की ओर से यूक्रेन को अब तक दिए गए हैं। तो अलग अलग देशों के बारे में आपको बता रहे हैं, आगे और बढ़ते हैं। 3 देशों के बारे में आपको बताया शिवानी ने, लेकिन देखिए आगे बढ़े। फ्रांस के बारे में आपने जानकारी ले ली। 3,000 करोड़ की सैन्य मदद जो है वहां पर दी जा रही है। कनाडा की बात करें तो 2,800 करोड़ की मदद जो है वो दी जा रही नेटो से यूक्रेन को, ये सैन्य मदद मिल रही है। और डेनमार्क से बात करें तो 2,000 करोड़ की सैन्य मदद दी जा रही है। इसके अलावा एक और देश है जिसकी तरफ से बड़ी मदद यानी कि 1,500 करोड़ रुपए की ये मदद जो है वो यूक्रेन को यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये वो आंकड़े हैं क्योंकि आर्थिक तौर पर यूक्रेन को बड़ा धक्का यहां पर लग रहा है। ऐसे में नेटो की तरफ से बड़ी रुपए जा रही है, 1,500 करोड़। के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। निप्रो से भयानक जंग की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जिसके जरिए दावा किया गया कि रूस की सेना ने निप्रो में अंधाधुंध फायरिंग की और मिसाइल से अटैक भी हुए। कीव पर हुए घातक प्रहार के बाद रूस की सेना ने यूक्रेन के दूसरे शहरों पर भी हमले तेज कर दिए हैं। रूस की सेना यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइलें बरसा रही हैं, तो कई शहरों में आमने सामने की लड़ाई लड़ी जा रही है। निप्रो में रात के अंधेरे में जोरदार गोलाबारी हुई। गोलाबारी इतनी हुई कि रात में आसमान रोशनी से जगमगाने लगा। निप्रो से आए एक वीडियो में आसमान में कई मिसाइलें आसमान में दिखाई दी। ऐसा लगा मानो पूरे शहर को वो जलाने के लिए तैयार हो। ऐसे में रूस फिर साफ कर चुका है कि वो कीव के बाद हमले और तेज करेगा। यानी साफ हो चुका है कि यूक्रेन और रूस में चल रही ये जंग और भीषण होने वाली है। एक तरफ रूस की सेना ने हमले तेज कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना भी अब रूस पर पलटवार कर रही है। हालांकि युद्ध के 7 महीने बाद भी पुतिन की सेना को वैसी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई है जिस मकसद से इस जंग का आगाज किया गया था। तो रूस की सेना ने ऑपरेशन कीव को पूरा करने के लिए प्रचंड प्रहार करना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस ने एक दिन में यूक्रेन पर करीब 5,500 करोड़ की मिसाइलें दाग दी। और इसी के साथ सबसे बुरा हाल यूक्रेन की राजधानी कीव का है, जहां पर लोगों को अलर्ट रहने को कह दिया गया है। चली और सीधे ललीव में जाकर गिरी। रूस की धरती से शाहिद ड्रोन उड़े और कीव पर बारूद की बरसात कर दी। कीव के आसमान में ड्रोन से ऐसी आग लगाई कि पूरा आसमान लाल हो गया है। आसमान से हुई बारूदी अग्निवर्षा का असर कीव की धरती पर ऐसे कहर बनकर टूटा। रूस ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-95 और Tu-160 उड़ाए। दोनों बॉम्बर से मिसाइलें निकली जो कैस्पियन सागर को पार करके सीधे यूक्रेन में आग बनकर बरसी। गनीमत बस इतनी कि बॉम्बर से न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। सवाल है कि क्या क्राइमिया ब्रिज पर अटैक का बदला पुतिन पूरे यूक्रेन को दहला कर लेने वाले हैं? क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन में हैं। यूक्रेन में कहां है, इसका जवाब है वो यूक्रेन की राजधानी कीव में है। कीव में कहां है तो अपना पता खुद ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को बता रखा है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक वो कीव के सेंटर में मौजूद प्रेसिडेंशियल हाउस में है। Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись і нікого не боюсь, стільки, скільки потрібно, щоб перемогти у цій нашій
देखिए, माना जा रहा है कि महायुद्ध जितना लंबा खिंचेगा, यूक्रेन की हालत उतनी ही खराब होती चली जाएगी। और वहीं जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक भी बार-बार चेता चुके हैं कि सर्दी से पहले यूक्रेन को हर हाल में युद्ध जीतना होगा, क्योंकि रूस में अब सर्दी चंद महीने दूर है। युद्ध जितना लंबा खींचेगा, यूक्रेन की स्थिति उतनी ही ज्यादा खराब होती जाएगी। रूस ने एक साथ यूक्रेन में धरती, समंदर और आसमान तीनों मोर्चों से हमले तेज कर दिए हैं। दावा किया गया है कि पुतिन की सेना बड़ी ही खामोशी के साथ यूक्रेन में युद्ध का तूफान समेटे ये बहुत अहम है में प्रवेश न करें। सर्दियों के बाद जब रूसियों के पास पैर जमाने के लिए अधिक समय होगा तो ये निश्चित रूप से अधिक कठिन होगा। हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें ये संभावना ना दें। रूस में अब सर्दी चंद महीने दूर है। युद्ध जितना लंबा खिंचेगा, यूक्रेन की हालत उतनी ही खराब होती जाएगी। यही और दिवाली पर रेलवे कर्मियों के लिए अच्छी खबर आई है। मोदी सरकार ने दिवाली पर रेलवे कर्मियों को बोनस देने का ऐलान किया है। कैबिनेट की बैठक में बोनस देने पर यह फैसला किया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं। पहला निर्णय, रेल विभाग के 11,27,000 कर्मचारियों को हर वर्ष दशहरे और पूजा के अवसर पर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस दिया जाता है और इस बार 11,27,000 एम्प्लॉयज़ को 1,832 करोड़ रुपए का ये इंसेंटिव दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, जो 78 दिन का बोनस होगा और 17,951 रुपए जो है ये मैक्सिमम की लिमिट रहेगी, जो 78 दिन के लिए है। एलिजिबिलिटी जो है इसमें ट्रैक मेंटेनर्स, ड्राइवर्स, गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्निकल हेल्पर, कंट्रोलर, पॉइंट्समैन और ग्रुप सी के स्टाफ, ये सब लोग उसमें रहते हैं। 1,832 करोड़ का लाभ ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस रेल कर्मचारियों को दिया गया है।